हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है रिचर्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। जो लोग जो है मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे वो जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और मेरी पुरानी जो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में वो जो है जाके देख लें, उससे काफ़ी उनको अपनी तैयारी में लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्री प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक पूरी क्लास देखिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लेटो का जन्म देखते हैं, ठीक है। पूछता है दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों के बारे जो है महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों को दे देगा। उनके जन्म काल के अनुसार उनको जो है क्रम से मिलाइए, ठीक है। तो इसलिए उनका आप लोग को जन्म भी पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 427 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनका। पहले सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतन की काव्य परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। पाश्चात्य, देखिए अब ये समझिएगा कि पाश्चात्य काव्य चिंतन की काव्य परंपरा का विकास कब से माना जाता है, तो यह जो है 5वीं सदी से माना जाता है, ठीक है। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस इत्यादि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की पहली झलक प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है, ठीक है। ये आप लोग जो है पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की पहली झलक प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। अर्थात जो है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की झलक तो मिलती है इसमें पहले, और साथ में आप लोग ये भी याद रखिए कि प्लेटो का जो है ये जो है इनका जो है ग्रंथ है क्या है, इयोन, ठीक है। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, ये सब जो है पूछता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में वह कौन सा जो है ग्रंथ है या किसका है जिसमें पाश्चात्य साहित्य लोचन या किसी प्रकार का दे देगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित की झलक मिलती है, तो प्लेटो की इयोन नामक संवाद में मिलती है। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि इनका जन्म हुआ जिनका जन्म हुआ 427 ईस्वी में, मृत्यु हुई जो है दोस्तों मृत्यु जो है हुई 347 ईस्वी में, ठीक है। इतना आप लोग समझ लिए ना। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। प्लेटो का जो जन्म है वह कहाँ हुआ? प्लेटो का जन्म हुआ एथेंस में, ठीक है। एक एक पॉइंट दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा और हाईलाइट करते रहिएगा जो मैं जो है हाईलाइट कर रही हूँ। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। इनका मूल नाम एरिस्टोक्लीज था, ठीक है। कहीं कहीं अरिस्टोक्लीज भी मिलता है, ठीक है। अरिस्टोक्लीज या एरिस्टोक्लीज इनका क्या था, मूल नाम था, तथा गुरु द्वारा प्रदत्त नाम क्या था, प्लातोन, ठीक है। प्लेटो का गुरु द्वारा दिया गया नाम था प्लातोन। यही प्लातोन शब्द अरबी फारसी में अफलातून के नाम से जाना गया है, ठीक है। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद प्लेटो नाम से हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इससे कितने हम लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए। देखिए, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ। इनका मूल नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था, ठीक है। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम प्लातोन, ठीक है। यही जो प्लातोन शब्द अरबी फारसी भाषा में अफलातून, सब ये नाम जो है प्लेटो के हैं, देखिए। लेकिन ये है कि डिफरेंट तरीके से हैं, ठीक है। अब है अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया, तो प्लेटो नाम से इसका जो है अनुवाद हुआ, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। फिर अगला है 18 या 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए, ठीक है। और मृत्यु के समय तक उनके साथ रहे, और प्लेटो की पूरी शिक्षा सुकरात की ही छाया में हुई। ये देखिए, आप लोग का नाम याद रखिएगा। जनश्रुति है कि 28 वर्ष की अवस्था से लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर तक घूमकर विभिन्न मतों का अध्ययन करते रहे और ज्ञान संपन्न कर
40 वर्ष की आयु में एथेंस लौटे। एथेंस जहाँ इनका जन्म हुआ। लौटकर उन्होंने उस अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है प्लेटो ने यूरोप के जो है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव इनको प्राप्त है। कहाँ पे? ये जब अपने एथेंस आए जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने जो है अकादमी की स्थापना की। फिर अगला है दोस्तों, प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? यह भी पूछा जाता है। प्लेटो पूछा भी गया है काफ़ी बार। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। ठीक है, इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेरे नोट्स में आपको सब इम्पोर्टेंट ही दिखेगा, जितने भी प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे ऐसे प्रश्न बनेगा कि प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो प्रत्ययवादी, आत्मवादी, ये शब्द आप लोग रट लीजिएगा। प्लेटो जो है प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। यह कौन से हैं देखते हैं हम लोग। 5 इनके हैं। कौन कौन सा है? आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि सिद्धांत और सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ये तो हुए दोस्तों जो है इनके दर्शन के मुख्य विषय। ठीक है, आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि सिद्धांत, सृष्टि सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत। दोस्तों इनका जो प्रत्यय सिद्धांत है प्लेटो का, ठीक है, दर्शन के इनके जो मुख्य विषय में इम्पोर्टेंट प्रत्यय सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय, इन्होंने कहा है कि प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका क्रिएटर है। अर्थात उसका जो है निर्माता है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण सत्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पॉइंट आप लोग समझिएगा प्रत्यय के सिद्धांत से। फिर अगला क्या है देखते हैं हम लोग। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है लाइन है दोस्तों। प्लेटो के अनुसार जो कवि काव्य का सृजन करता है, किससे प्रेरित होकर करता है? वह जो है दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस कहा है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि जो है काव्य सृजन कवि किससे प्रेरित होकर करता है? देवी शक्तियों से। ठीक है, काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस कहा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि प्लेटो के अनुसार जो है काव्य देवी को प्लेटो ने क्या कहा है, किसकी संज्ञा दी है? तो म्यूजेस की संज्ञा दी है। ठीक है, ये आप लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा, म्यूजेस शब्द। इन्होंने कहा है कि प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? फिर अगला है दोस्तों कि जो सत्य से विधा अपेत, ठीक है, जो सत्य से विधा अपेत है, प्लेटो ने कला की अनुकरण मूलकता सिद्धांत का प्रवर्तन किया। उसने यूनानी शब्द जो है माइसेसिस या मिसेसिस हिंदी में बोलेंगे, अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी, ठीक है, अपकर्षी अर्थ में किया। उनके अनुसार अनुकरण मिथ्या तत्व है जो है। ठीक है, ये आप लोग जो है पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। प्लेटो के अनुसार जो सत्य से विधा अपेत है, प्लेटो ने कला की अनुकरण मूलकता सिद्धांत का प्रवर्तन किया। किसका? अनुकरण मूलकता के सिद्धांत का। उसने यूनानी शब्द माइसेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया। उनके अनुसार अनुकरण मिथ्या तत्व रहता है जो है। फिर है अगला कि प्लेटो कहते हैं कवि या साहित्यकार जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की अनुकृति करता है वे पहले से ही भौतिक जगत में विद्यमान हैं। रचनाकार द्वारा यह अनुकरण मिथ्या या भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप में होना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि
कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, कला की अनुकरण मूलकता तो आप लोग बताएंगे कि प्लेटो को दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर जो है इन्होंने कला जगत सृजनशीलता की अवहेलना की है। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है दोस्तों पूछ सकता है, तो जो है आप लोग ये याद रखिएगा कि जो है इन्होंने कहा है, मतलब इनको श्रेय दिया जाता है कि कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का, ठीक है, प्लेटो को दिया जाता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे विधा नहीं यहाँ पे त्रिधा अपेद होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जो सत्य से त्रिधा अपेद, 3 रिमूव्ड। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, त्रिधा अपेद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रुकिए मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, जो सत्य से त्रिधा अपेद, 3 रिमूव्ड, ये आप लोग सही कर लीजिएगा अपने नोट में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि जिन वस्तुओं की अनुकृति कवि करता है उनका सत्य रूप तो केवल विचार रूप में है, अलौकिक जगत में ही है। ठीक है, अर्थात आध्यात्मिक जगत। ऐसी स्थिति में कवि नकल की नकल करता है। ठीक है, अनुकरण के अनुकरण का सिद्धांत देखिए। इस प्रकार यह कला अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण सत्य होता है। ठीक है, ये जो है कथन किसका है? मैंने बताया था कि प्लेटो के जो प्रत्यय सिद्धांत है उसके अनुसार जो है यह कथन है। ठीक है, क्या है कि कवि नकल की नकल करता है, इस प्रकार यह कला अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण सत्य होता है। ठीक है, फिर अगला है क्या, प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है। इसके जो है 2 आधार हैं। क्या है? पहला आधार दर्शन है, दूसरा प्रयोजन है। प्लेटो का कला विषयक दृष्टि विधेयात्मक या मानकी है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। कला के मूल्य संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी एवं नैतिकतावादी है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटो ये बताना चाहते हैं कि जो कला होती है वह जो है उपयोगितावादी एवं नैतिकतावादी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग जो है ये याद रखिएगा। फिर है दोस्तों, विद्वानों ने प्लेटो की 28 रचनाओं को प्लेटो की प्रमाणिक कृतियाँ बताई। ठीक है, प्लेटो की 28 रचनाओं को प्लेटो की प्रमाणिक कृतियाँ बताई, जिनमें 27 संवाद और 11 पत्रों का एक पत्र संग्रह सम्मिलित है। ठीक है, तो देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। इयोन है। ठीक है, इयोन मैंने बताया था कि अभी पहले कि एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। ठीक है, देखिए इयोन यहाँ पे है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सारी देखते हैं। पहला तो इयोन है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रातिलुस। ठीक है, फिर है गोर्गियास, फिर है फेद्रुस, फिर 5वां है फिलेबुस, फिर है विचार गोष्ठी। ठीक है, और फिर अगला है 7वां गणतंत्र। ठीक है, इसमें जो है दास्तां मृत्यु से भी भयावह है, इस ग्रंथ का जो है यह कोटेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर है लॉज। ठीक है, ये तो हुई जो है प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं, इयोन, क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और राज, ये सब जो है प्लेटो का महत्वपूर्ण जो है रचना है। फिर अगला क्या कि प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। ठीक है, इसने ईश्वरीय उन्माद को जो है काव्य हेतु स्वीकार किया है। नाटकीय संवाद के रूप में प्रस्तुत इयोन में 2 पात्र हैं। प्रथम सुकरात के ही जो है छत्र छाया में रहकर इन्होंने अपना जो है जीवन बिताया था, और दूसरा है इयोन। ठीक है, ये जो है इयोन जो इनकी रचनाएं हैं उसके 2 प्रमुख पात्र हैं, सुकरात और इयोन। फिर अब यह लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पे कि प्लेटो से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर है इयोन जो महाकाव्यों का गायन भी करता है और साहित्य का प्राध्यापक तथा व्याख्याता भी है, और सुकरात जो टिप्पणियाँ करते हुए चलते हैं। सुकरात के पहले प्रश्नों के उत्तर में इयोन जो कुछ कहता है उससे उस समय काव्य के कथ्य स्रोत और प्रकृति के विषय में
किसी सुनिश्चित सिद्धांत के अभाव का बोध होता है, और दूसरी ओर इन विषयों पर प्लेटो के विचारों का भी परिचय मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है प्लेटो की सामान्य जानकारी और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है, ये सब जो है, और कला के प्रति प्लेटो के क्या दृष्टिकोण था, वो सब हम लोगों ने अच्छे जिससे कवर किया। फिर अब हम बताते हैं दोस्तों कैसे कैसे आप लोग ये तो क्लास पूरा पढ़ गए ही, फिर मैं बताती हूँ अब वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि प्लेटो का जो है जन्म पूछ देगा कि प्लेटो का समय क्या माना जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो है रिपब्लिक इनका किसका ग्रंथ है, तो आप लोग फटाक से बता देंगे कि हाँ प्लेटो का है, या क्रास्तिलोस पूछ दिया, या गोर्गियास, या विचार गोष्ठी, लॉज, ठीक है, इनका ग्रंथ आप लोग रट जाइएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न ऐसे बन चुके। फिर उसके बाद आ जाएगा कि कला के प्रति प्लेटो का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है, और या फिर दे देगा कि साहित्य को जो है मिथ्या की अनुकृति किसने माना, ठीक है, या कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, या विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है, ठीक है। ये सब मेरे नोट्स में है दोस्तों, ठीक है। सब आपको जो है प्रश्न ये सब मिलेंगे जो मैं बता रही हूँ, ये सब प्रश्न पूछा भी गया है। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, पूछ सकता है कि यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है, ठीक है। या फिर ये प्रश्न दे देगा कि काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती कौन था, ठीक है, या दे देगा कि प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं प्लेटो से संबंधित, और इनका जो है सिद्धांत क्या था, या जो है प्लेटो जो प्रत्ययवादी आत्मवादी दार्शनिक थे, तो इनके दर्शन के मुख्य विषय 5 क्या थे। उनके जो है 5 जो है मुख्य विषय थे। दर्शन के प्रत्यय सिद्धांत था, आदर्श राज था, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न बनेंगे। बाकी तो जन्म ग्रंथ तो पढ़ना ही है इनका, कि कैसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन सकते हैं। जितना मैंने आप लोग को प्रश्न बताया ना दोस्तों, ये जो है जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सब इसी नोट से मैंने बताया है, सारे प्रश्न इसी नोट से बनेंगे, इसलिए आप लोग ईमानदारी से जो है अगर मेरी क्लास पूरी देखते हैं स्किप विदाउट स्किप किए, तो आपको जो है बेहतरीन प्रश्न जो भी मिलेंगे कहीं से आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन करिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।